नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, तो उसी में आज टेस्ट नंबर ये जो 4 है, टेस्ट नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है। और बता दें कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो चलिए देख लेते हैं। और इससे पहले वीडियो में हम लोग 27 नंबर तक प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि मच्छरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मच्छर की एडीज एलोप्टिक्स प्रजाति पित्त ज्वार, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया रोगों का वाहक है। मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसे रोग का वाहक है। तो इसमें क्या देखना है, कौन सी इसमें सही है। तो इसमें कौन से कथन इसमें सही है देखें तो इसमें मच्छर की एलोप्टिक्स प्रजाति पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया रोगों का वाहक है, तो ये सही दिया हुआ है। बल्कि ये जो दूसरा कथन है, मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों का वाहक है, तो ये कथन जो है कि देखा है तो ये गलत है। क्योंकि जो मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति है उससे सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस रोग नहीं, बल्कि किससे इससे क्या होता है, तो मच्छर की क्यूलेक्स प्रजाति से जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है। बल्कि जो ये सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस है ये किससे होता है, तो मच्छर की एडिज एलोप्टिक्स प्रजाति से होता है। और इसको किसकी संज्ञा दी जाती है, तो इसको जो है कि जापान ये जो टाइगर मच्छर है उसी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन ए है, वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यान कर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ये देखिए दोनों कथन इसमें जो है कि अभिकथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं। क्यों, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी का त्वरण होता है, जो जी को हम बोलते हैं, उसका मान क्या होता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, और देखें तो क्या होता है, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान को 2 वस्तुएं मुक्त रूप से होती हैं। कौन कौन से, तो एक वायु की अनुपस्थिति में जब ऊपर से गिराई जाती है तो एक साथ क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचती है। लेकिन उनमें से जब समान त्वरण उत्पन्न होता है, परंतु जब वायु की उपस्थिति में वायु वस्तुएं ऊपर से गिराई जाती हैं तो भारी वस्तुएं क्या होती हैं, सबसे पहले वही हल्की वस्तुएं क्या होती है, तो बाद में पृथ्वी पर पहुँचती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव से श्यान कर्षण के कारण क्या होता है, तो वस्तुएं के त्वरण क्या हो जाता है, तो भिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों कथन और कारण दोनों जो है कि सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। दूसरा है कि शीतकाल में पेंडुलम घड़ी का आवर्त पथ तथा आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो घट जाता है। तो इसमें देखें तो क्या हो जाता है, तो दोनों कथन इसमें जो है कि दोनों कथन देखें तो इसमें क्या दिया है, तो दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। क्योंकि देखें तो पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है, तो पेंडुलम घड़ी देखें तो शीतकाल में तेजी चलती है और क्या हो जाती है, सुस्त भी हो जाती है। जबकि शीतकाल में वो क्या हो जाती है, तो तेज चलती है। तो पेंडुलम घड़ी क्या होता है, तो ग्रीष्मकाल में देखें तो गर्मियों में धीरे चलती है, वही शीतकाल में क्या होता है, तेज चलती है। और शीतकाल में क्या होता है, तो इसका आवर्त पथ तथा आवर्त पथ क्या होता है शीतकाल में, इसका आवर्त पथ और आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो घट जाता है। तो दोनों कथन सही दिए हुए, तो क्या हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं और परंतु ध्वनि तरंगे नहीं, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, कौन से इसमें सही नहीं है देखना है, तो ये सही दिया हुआ है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, ठीक है, जितना अधिक होता है उतना ही प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, और जितना कम होगा तो वही प्रकाश की चाल क्या हो जाता है, तो उतनी ही अधिक होती है। तो इस प्रकार ये जो है गलत दिया हुआ है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी सही दिया हुआ, बल्कि ये गलत दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 31 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पल्लव वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मा नामक शासक को माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक
महेंद्र वर्मन प्रथम तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में। चौथा है कि विष्णुगुप्त पहले पल्लव शासक हैं जिनका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में के अभिलेखों में होता है। तो इसमें देखें तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा नामक शासक को माना है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु को माना है, तो ये भी सही दिया हुआ है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में उससे हुआ है। और विष्णुगुप्त पहले पल्लव शासक हैं जिनका उल्लेख संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं के उल्लेख में हुआ है। और थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जाने तो देखें तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये सिंह वर्मा था। ठीक है, सिंह वर्मा था। और कब होता है, तो ये नागवंशी वंश को हराकर ये कांची पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और वही वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका सिंह विष्णु था। और पल्लव शासक जो पल्लव चालुक्य जो संघर्ष हुआ था प्रारंभ कब होता है, तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में होता है और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में होता है। ठीक है, और इसका मूल कारण कब होता है, तो मूल कारण देखते हैं क्या होता है इसमें। तो कृष्णा तुंगभद्रा मूल कारण देखा है तो कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब का क्षेत्र था। और विष्णुगुप्त पहला पल्लव शासक था जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है। इस प्रकार जो है कि चारों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो इसका 32 नंबर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का डी हो जाएगा आंसर इसका। 32 नंबर क्या हो जाएगा, 32 नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेनलेस स्टील से लोहा, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्रण होता है। कांसा, सीसा तथा टीन के मिश्रण से बनता है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से सही है। तो देखें तो जो पहला कथन है स्टेनलेस स्टील किससे में क्या होता है, तो लोहा, निकेल, क्रोमियम तथा कार्बन का मिश्रण होता है। तो ये सही दिया हुआ है। कांसा जो सीसा तथा टीन के मिश्रण से बनता है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि सीसा जो है कि जो कांसा होता है वो कांसा किससे बनता है, तो कांसा तांबा तथा टीन के मिश्रण से बनता है। किसके, तो तांबा तथा टीन के मिश्रण से बनता है। और इसका उपयोग किसमें होता है, तो ये मूर्तियों, जहाज और सिक्कों का निर्माण में होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ह्वेनसांग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। तो ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि उपनाम से भी जाना जाता है। जिस समय वह कश्मीर पहुंचा वहां कारकुट वंश का शासक दुर्योधन शासक था। इसके यात्रा विवरण सियूकी में 138 देशों का वर्णन है। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन इसमें सही है। तो देखें तो ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार क्या कहा है, तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि के उपनाम से भी जाना जाता है। और क्या नाम थे इसके, तो मोक्ष देव, महायन देव आदि उपनाम से भी जाना जाता है। और ये कब आते हैं, तो देखें तो 629-630 ईस्वी में 29-30 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, तो ये कपीसा पहुँचते हैं। ठीक है, कपीसा पहुँचते हैं। उसके बाद से कहाँ जाते हैं, तो कश्मीर पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है किसकी शासक होता है, तो ये कौन शासक, कारकुट वंश का दुर्योधन वहाँ पे शासक रहता है। और ये इनका देखा है तो जो शिव की रचना है इसमें क्या बताते हैं कि कनिष्क ने राजकुमारों को अपना यहाँ का बंधक के रूप में रखा था। और भारत में देखा है तो विधवा विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो इनके शिवकी में ये सब रचनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 34 का, इसमें 34 का क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 35 नंबर। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत वासुदेव को देवदेवस के नाम से संबोधित किया। इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य, दम, आत्मनिग्रह, त्याग और अप्रमदा सत्कर्ता का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सी इसमें सही है। तो देखें तो इसमें जो गरुड़ स्तंभ लेख है उसमें हेलियोडोरस स्वयं को भागवत वासुदेव को देवदेवस के नाम संबोधित करता है, जो सही है। इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य कौन कौन से, दम जिसे आत्मनिग्रह भी कहा जाता था, त्याग और अप्रमदा सत्कर्ता का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो इसका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि सल्तनत काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। ये है कि मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार प्रांतों व अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक राज्य की आय की जांच करता था। सी दिया है मुशर्रिफ ए मुमालिक तथा मुस्तौफी ए मुमालिक को दीवान बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। फिरोज तुगलक ने सुल्तान की प्रत्यक्ष आय से संबंधित एक विभाग दीवान इमाला की स्थापना की थी। तो इसमें देखें तो क्या देखना है, कौन सा इसमें कथन गलत है ये देखना है। तो देखें तो मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार प्रांतों व अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था, तो ये सही दिया हुआ है। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक राज्य की आय की जांच करता था, ये भी सही है।
मुशरिफ एमुवाली को मुस्तौफ़ी एमुवाली को दीवाने बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इनके समय में नहीं बल्कि किसके समय में देखें तो किसके समय में, तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पे क्या दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिया है, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। और फिरोज तुगलक ने सुल्तान की प्रत्यक्ष आय से संबंधित एक विभाग दीवाने इमलाक की स्थापना की, तो ये भी सही था, ये भी सही था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की जो चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप से परिवर्तन कर लागू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, उनके संबंध में कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, क्या देखना है इसमें, सही उत्तर को देखना है। तो देखें तो जो अकबर की जो है कि मनसबदारी व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या कहता है उसके पीछे, तो राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ और सशक्त बनाना, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना, ये भी सही दिया हुआ है। एक विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का एक अंग बनाना, ये भी सही है। राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 37 नंबर का ये हो जाएगा। 37 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या आंसर। हुमायूं के 38 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास था। इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 13 अन्य सदस्यों को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन इसमें सही है। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार देखें तो मलिक मिर्जा गयास था, ये सही दिया हुआ है। इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 13 अन्य सदस्यों को दफनाया गया था, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि 13 नहीं बल्कि कितने, तो 11 सदस्यों को भी इसमें दफनाया गया था। और देखें तो जो ये हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब होता है, तो ये अकबर के शासनकाल में होता है। किसके समय में, तो ये अकबर के शासनकाल में होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो ये दिल्ली में होता है। जिसके वास्तुकार कौन थे, तो मलिक मिर्जा गयास थे। और जो ये मकबरे का निर्माण होता है तो किस शैली में था, ये तो ईरानी शैली में था। किसमें था, तो ये ईरानी शैली में था। और देखें तो जो हुमायूं का मकबरा है इसी में प्रथम बार 4 भाग पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखें तो इसमें जो है कि दूसरा कथन इसमें गलत दिया हुआ है और पहला इसमें जो है कि सही है। तो 38 से क्या हो जाएगा, 38 का आपका ये हो जाएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का आंसर ये हो जाएगा। और अब आगे देख लेते हैं क्या है। 39वां प्रश्न क्या है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है। इस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर तथा आइसलैंड दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान विश्व के सबसे नाखुश देश के रूप में सबसे निचले स्थान पर 143वें स्थान पर है। तो देखें तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, तो इसकी गणना कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। तो ये सही दिया हुआ है। इस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम, तो इस सूचकांक में देखा है तो लगातार 7वें वर्ष क्या है, तो फिनलैंड जो है कि पहले स्थान पर है। 7वें वर्ष क्या है, तो फिनलैंड पहले स्थान पर है। और जबकि दूसरे और तीसरे पर कौन है, तो दूसरे और तीसरे पर डेनमार्क और कौन है, तो डेनमार्क और आइसलैंड है। इस प्रकार ये जो है ये कथन देखें तो गलत दिया हुआ है। और जो इस सूचकांक में जो है कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत 126वें स्थान पर है। और इस सूचकांक में अफगानिस्तान जो है कि विश्व के सबसे नाखुश देश के रूप में सबसे निचले स्थान पर, तो ये भी सही दिया हुआ है। इस प्रकार देखें तो इसमें दूसरा जो है कथन गलत दिया हुआ है, बाकी जो है कि सही है। तो इसमें इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 39 का डी हो जाएगा। 39 क्या हो जाएगा, तो 39 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा इससे संबंधित मजदूरी दर में हुए हाल ही में परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मनरेगा कार्यक्रम सन 2006 में लागू किया गया, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, ये भी सही दिया हुआ है। इस योजना के तहत अब तक सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपये प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तो ये देखिए तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी 234 रुपया प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दिए जाएंगे। तो देखें तो इसमें तो ये कहाँ पर मिलेगा सबसे अधिक मजदूरी, तो कहाँ पर मिलेगा, तो ये हरियाणा मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो हरियाणा मिलेगा। इस प्रकार ये जो है कथन इसमें गलत दिया हुआ है। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसमें, इसका देखें तो कथन में, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें क्या देखना है कौन सी इसमें सही है, तो 1 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 का सी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने तो मनरेगा कार्यक्रम कब शुरू होता है, तो ये 2006 में शुरू होता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, तो प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम काम के 100 दिनों को गारंटी युक्त श्रम रोजगार प्रदान करना है, और जिससे क्या हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका बनी रहे। और ये ऐसा कब होता है कि जो इसकी जो राशि जो बढ़ाई जाती है, तो ये 27 मार्च 2024 को मनरेगा योजना के तहत वेतन पुनरीक्षण कार्यक्रम में क्या होता है, तो अधिसूचना एक जारी किया जाता है, जिसके तहत अब 374 रुपये कहाँ पर, तो ये हरियाणा में प्रतिदिन की मजदूरी हरियाणा में दिया जाएगा। और सबसे कम देखें तो कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्यन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टान है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से सही है। तो देखें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में के संबंध में देखना है, तो यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें सही हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो ये भी सही दिया हुआ। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 41 नंबर का सी हो जाएगा। 41 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन इसमें सही नहीं है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को इस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया, तो ये सही है। पीएम सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का क्या करना है, तो उत्थान करना है, ये भी सही है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके तहत तो 15 लाख तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी, न कि 10 लाख। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका। तो इसमें कौन सा इसमें कथन गलत है, ये देखना था हम लोगों को। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तो केवल तीसरा जो है कि गलत। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो डी हो जाएगा। और इसका जो है कि और कौन कौन से इसमें शामिल होंगे, तो अनुसूचित जाति हो गया, और कौन कौन से हैं, तो जो लेबर क्लास है उन लोगों के लिए भी ये सब इसका जो है कि इस पर ऋण दिया जाएगा। कितना, तो 15 लाख तक का ऋण सहायता प्रदान किया जाएगा। और अनुसूचित जाति हो गई, ठीक है, पिछले वर्ग और सहायता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जो एक गैर संवैधानिक संस्था थी। 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई तथा अहमदाबाद में है। तो देखें तो इसमें जो है कि इसका कथन चारों इसमें सही दिए हुए हैं, क्योंकि सेबी की स्थापना कब होता है, 12 अप्रैल 1988 को किया जाता है, जो एक गैर संवैधानिक संस्था था उस समय। और 30 जनवरी 1994 को 30 जनवरी 1994 को सॉरी एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। तो 30 जनवरी 1994 को नहीं बल्कि कब किया जाता है इसको एक वैधानिक दर्जा, कब 30 जनवरी 1992 को, कब, तो 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार देखें तो ये गलत हो जाएगा, जो दूसरा कथन है गलत है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर, तो मुंबई में, ये बिल्कुल सही है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई तथा अहमदाबाद में है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखें तो 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 नंबर क्या हो जाएगा, 43 नंबर का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 नंबर का, तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अंतरिम बजट का आकार 47.66 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, 47.66 लाख करोड़ रुपए का है। इस बजट के कुल व्यय में लगभग 76.69 हिस्सा राजस्व खाते पर व्यय होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा कितना, तो 2.5 रहने का अनुमान है। वही वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.01% रहने का अनुमान है। तो इसमें क्या देखना है हम लोग को, कौन सा इसमें सही नहीं है, इसमें कौन सा इसमें सही नहीं है, ये देखना है हम लोग को। तो देखें तो अंतरिम बजट का आकार कितना है, तो 47.66 लाख करोड़ रुपए है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जिसमें से जो है कि जिसमें से देखें तो 76.69% कितना है, तो इस हिस्सा राजस्व खाते पर। वही 23.3% की हिस्सा, तो हिस्सा पूंजीगत खाते पर व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। और वित्तीय वर्ष देखें तो 2024-25 में राजस्व घाटा कितना, तो कितना रहने का अनुमान है, तो 2.5% नहीं बल्कि कितना रहने का अनुमान है, तो 2.0% रहने का अनुमान है। कितना, तो 2.0% रहने का अनुमान है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, तो 5.01% रहने का अनुमान है। तो ये सही है बिल्कुल। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये सी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। बाकी सब इसमें जो है कि सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि 45 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखें तो
इस प्रकार प्रश्न जो है कि अभी आया था 2023 का जो प्रीलिम हुआ था उसमें इस प्रकार के प्रश्न आए थे। सीधा एक और योजना दे दिया था और आवंटित बजट दे दिया था कितना पैसा आवंटित हुआ है। तो जल जीवन मिशन के लिए कितना, तो 22,000 करोड़ रुपये। ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए कितना, तो 22,000 करोड़ रुपये, ये बिल्कुल सही हुआ, दिया हुआ है। पीएम आवास योजना जो ग्रामीण था उसके लिए कितना, तो कितना दिया है पे 4867 करोड़, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है क्योंकि कितना दिया गया इसमें, तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 2441 करोड़, कितना, तो 2441 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए कितना, तो इसके लिए 3668 करोड़ रुपये। और वही सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना, तो 21,300 करोड़ रुपये दिया गया है। तो इस पर क्या हो जाएगा, सही इसमें कौन सा सुमिलित नहीं होगा, तो बी इसमें सुमिलित नहीं होगा, बाकी सब क्या है, तो बाकी सब सुमिलित हैं। ठीक है, तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखें तो इसमें जो रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है बिल्कुल सही है। जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, तो ये भी गलत है क्योंकि जिप्सम के उत्पादन में भी राजस्थान क्या है, तो प्रथम स्थान है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 46 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो एक और क्या दिया, एक और दिया है शिखर दिया है, एक और अवस्थिति दिया है। तो सैडल पीक जिसकी जो अवस्थिति कहाँ पे है, तो सैडल पीक की अवस्थिति क्या दिया है, उत्तरी अंडमान दिया है, उत्तरी अंडमान दिया है। माउंट हेरियट क्या है, तो माउंट हेरियट का मध्य अंडमान दिया है। माउंट कोयबो क्या दिया, तो दक्षिणी अंडमान दिया है। और माउंट थुलियर क्या दिया, तो ग्रेट निकोबार दिया है। तो इसमें कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है, तो ये देखना हम लोग को। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखें तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा, सही सुमिलित नहीं है देखना है। तो माउंट हेरियट जो है कि गलत दिया हुआ है क्योंकि माउंट हेरियट क्या हो जाएगा, तो माउंट हेरियट में कौन सा शामिल है, तो माउंट हेरियट में कौन है, तो माउंट हेरियट में आपका ये कहाँ पर है, तो दक्षिणी अंडमान में, न कि मध्य अंडमान में है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं माउंट कोयबो कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 47 का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग और देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सही हैं और क्या है। तो देखें तो जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई पर्वत शिखर हैं, कौन कौन से, तो उत्तरी अंडमान में क्या है, उत्तरी अंडमान में जो है कि सैडल पीक है, ये यहाँ भी हम लोग देखें ऊपर दिया हुआ है। और दक्षिणी अंडमान में क्या है, तो दक्षिणी अंडमान में माउंट हेरियट है और माउंट कोयबो है। कौन कौन दक्षिणी अंडमान में कौन से हैं, तो दक्षिणी अंडमान में माउंट हेरियट है और माउंट कोयबो है। माउंट थुलियर कहाँ पर, तो माउंट थुलियर आपका ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, माउंट थुलियर कहाँ पर, तो ग्रेट निकोबार में है। और माउंट डिओबेली कहाँ पर है, तो माउंट डिओबेली जो है कि मध्य अंडमान में, कहाँ पर है, तो मध्य अंडमान में है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 47 का भी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में फैला है, बिल्कुल सही है। पासी घाट के निकट इसकी 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे पर जाकर मिलती हैं। तो पासी घाट के निकट इसकी 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित कहाँ, कौन कौन सी, तो दिबांग और लोहित कहाँ पर, बाएं किनारे पर जाकर मिलती हैं। तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि जो दिबांग और लोहित है ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये दाएं किनारे पर जाकर के मिलती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी नदियाँ हैं देखें तो दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है और जिया भरेली है। ये सब क्या होती है, तो ये दाएं से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। और वही बाएं से देखें तो बाएं से ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो धनश्री है। कौन कौन सी है, तो धनश्री है, धनश्री हो गई। उसके बाद से कपिली है और दिसांग है। ये सब क्या मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र से बाएँ से मिलती है। और क्या दिया है, धनश्री तक कपिली नदियाँ ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि जो है कि कैसे मिलती है, तो ये बाईं ओर से मिलती है। इस प्रकार ये भी गलत दिया हुआ है। और भारत में प्रविष्ट होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिकरण तरुण हिमालय का संगी नमन है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पहला और चौथा इसमें सही दिया हुआ है, पहला और चौथा इसमें सही दिया हुआ है। और दूसरा और तीसरा क्या था, तो गलत था। तो 48 क्या हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में से 49वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यंत्र दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। तो क्या दिया है, ए दिया है ई पेज, बी दिया है ई नोज, सी दिया ई कार्बोरेटर, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो ई नोज है ये क्या करता है, तो दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। और एक इसके द्वारा एक ऐसा है, तो एक पोर्टेबल ये उपकरण है। ठीक है, और जो किसने बनाया है, तो इसको नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाया गया। उसके साथ कौन कौन थे, तो ये पगड़न विकास के द्वारा ये संयुक्त रूप से बनाया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 50 नंबर। निम्न में से उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में
से है तो कोलंबिया नदी दिया है, सेक्रोमेंटो नदी दिया है, सेंट जोक्विन नदी दिया है और कोलोराडो नदी दिया है। तो इसमें देखें तो प्रशांत महासागर का मुहाना किस किस के तो है, तो कोलंबिया नदी का है, सेक्रोमेंटो नदी का है, सेंट जोक्विन नदी का है और कोलोराडो नदी का जो है कि मुहाना कहाँ पर होता है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में होता है। कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे, तो 50 से क्या हो जाएगा, 50 का C हो जाएगा। तो हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कल मिलते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।